नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आज सबसे पहले 4 बड़ी खबरों को आप शॉर्ट में देख लीजिए, फिर खबर आपको विस्तार से समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी राहुल की यात्रा वाली सियासत, आप समझिए। विभाजन पर सियासी वार पलटवार आपको समझाएंगे। उद्योग के लिए नीतीश कुमार की योजना आपको समझाएंगे और इसके साथ ही समझिए बिहार में कैसे मिलेगा 1 करोड़ रोजगार। शुरुआत सबसे पहले 17 अगस्त से राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। यात्रा में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी रहेंगे। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर एनडीए काफी ज्यादा हमलावर है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। चुनावी साल में कांग्रेस पार्टी खासकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी बिहार में अब तक की सबसे बड़ी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वाम दल के बड़े नेताओं के साथ राहुल रविवार 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं। 16 दिनों के बिहार दौरे पर राहुल गांधी शाहाबाद से सीमांचल और मगध से मिथिलांचल तक की यात्रा करेंगे। राहुल तेजस्वी की अगुवाई में सासाराम से शुरू हो रही इस यात्रा को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं का जोश हाई है। यह कहीं न कहीं लोकतंत्र को कमजोर करने वाली बातें हो रही हैं। उस आधार पर हमने इस अभियान को चलाया। ये यात्रा महागठबंधन की रणनीति का अहम हिस्सा मानी जा रही है। राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी का हेलीकॉप्टर की अनुमति अभी तक नहीं दिया गया है। यह चुनौती है हमारे लोकतंत्र के सामने। हालांकि सत्तारूढ़ दलों के नेताओं का दावा है कि राहुल की यात्रा फिसड्डी साबित होगी। जब बिहार के लोगों में मुद्दा नहीं है कि कहां घूमने जा रहे हैं, कहीं खटिया लगा लेंगे, कहीं टेंट में बैठ जाएंगे। बिहार में अपनी सबसे बड़ी यात्रा के जरिए राहुल गांधी राज्य के कोने कोने तक पहुंचना चाहते हैं। ये देखना होगा कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा कितनी सफल होती है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप राहुल गांधी की यात्रा वाली सियासत और राहुल गांधी की बिहार यात्रा पर सियासत को समझने से पहले ये जान लीजिए कि राहुल गांधी की यात्रा कब कहां से गुजरने वाली है। तो शुरुआत कल यानी 17 अगस्त से होगी रोहतास पे, फिर 18 अगस्त को औरंगाबाद में, 19 अगस्त को गया और नालंदा में यात्रा होगी, फिर उसके बाद 20 अगस्त को ब्रेक लिया जाएगा। उसके बाद अगले दिन 21 अगस्त को शेखपुरा लखीसराय में, 22 अगस्त को मुंगेर और भागलपुर में, 23 अगस्त को कटिहार में, 24 अगस्त को पूर्णिया और अररिया में यात्रा होगी, फिर 25 अगस्त को ब्रेक होगा, 26 अगस्त को सुपौल मधुबनी में, 27 अगस्त को दरभंगा और मुजफ्फरपुर में, फिर 28 अगस्त को सीतामढ़ी और मोतिहारी में यात्रा होने वाली है। अगले दिन 29 अगस्त को बेतिया, गोपालगंज और सिवान में यात्रा होगी, 30 अगस्त को आरा छपरा में होगी, फिर 31 अगस्त को ब्रेक और 1 सितंबर को पटना में यात्रा होने वाली है। एक तरीके से पटना में इसका समापन होगा। अब आप राहुल गांधी की सियासी यात्रा के मायने को समझ लीजिए। देखिए, बिहार में कांग्रेस का बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है। 1990 के बाद कांग्रेस बिहार में पिछड़ती चली जा रही है। 2000 के बाद से आरजेडी के बैसाखी के सहारे कांग्रेस बिहार में राजनीति करती है। 2020 चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा। कांग्रेस ने 2020 में 70 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। राहुल गांधी की सियासी यात्रा के मायने अब आप समझिए। 2025 में गठबंधन में कांग्रेस को कम सीट मिलने की उम्मीद है, तो यात्रा के जरिए राहुल गांधी बिहार कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। यात्रा अगर सफल रही तो कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। एक तरीके से सीट बंटवारे के वक्त प्रेशर पॉलिटिक्स की जा सकती है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। एनसीईआरटी ने एक विशेष मॉड्यूल जारी किया है और इसमें भारत के विभाजन के लिए 3 लोगों को जिम्मेदार ठहरा दिया है, जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन। एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल पर अब सियासत शुरू हो गई है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। देश की राजनीति में एक बार फिर भारत के विभाजन पर सियासी बहस छिड़ गई है।
नेहरू जी के तो कई सारे बयान हैं पार्टीशन के समर्थन में। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से पार्टीशन हुआ है। दरअसल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर 14 अगस्त को एनसीईआरटी ने एक विशेष मॉड्यूल जारी किया है, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। इसमें भारत के विभाजन के लिए 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन। जिन्ना जिन्होंने मांग की, कांग्रेस जिसने स्वीकार किया और माउंटबेटन जिन्होंने इसे लागू किया। एनसीईआरटी के इस मॉड्यूल में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जुलाई 1947 के भाषण का जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था, विभाजन बुरा है लेकिन गृहयुद्ध की कीमत उससे कहीं अधिक होगी। एनसीईआरटी के इस मॉड्यूल पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने आरएसएस को भारत के बंटवारे का सबसे बड़ा विलेन बताया है। सिंध असेंबली में पार्टीशन का प्रस्ताव पारित हुआ। गठबंधन की सरकार थी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की। लिखा है क्या उस मॉड्यूल में एनसीईआरटी में? आग लगा दीजिए इस किताब को अगर ये सब नहीं लिखा है तो। वहीं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर एनसीईआरटी के मॉड्यूल को बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सही ठहराया है। कांग्रेस इतिहास से भागना चाहती है जब उसके लिए कन्वीनियंट नहीं होता। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर 14 अगस्त को जो विशेष मॉड्यूल जारी किया गया है, वो मॉड्यूल कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के लिए अलग अलग तैयार किया गया है, लेकिन अब इस पर सियासत बेहद गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब एनसीईआरटी मॉड्यूल पर सियासी घमासान को अब आप समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, एनसीईआरटी का एक स्पेशल मॉड्यूल जारी किया गया है, जिस मॉड्यूल में विभाजन के दोषी, यानी कि इस मॉड्यूल को जो शीर्षक दिया गया है, विभाजन के दोषी, पार्टीशन का दोषी कौन था। एनसीईआरटी का स्पेशल मॉड्यूल में देश के लिए, विभाजन के लिए 3 लोगों को जिम्मेदार बताया गया है। इसमें जिन्ना, माउंटबेटन और कांग्रेस बताया गया है। किताब में यह कहा गया है कि जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने की बात कही थी। जिन्ना की मांग के आगे कांग्रेस उस वक्त झुक गई। और फिर माउंटबेटन को लेकर लिखा गया है कि माउंटबेटन ने बंटवारे की प्रक्रिया को पूरा किया। तो एनसीईआरटी मॉड्यूल पर सियासी घमासान अब आप समझ लीजिए। एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल पर विवाद, कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। इस मॉड्यूल में सच नहीं बताया गया, कांग्रेस की तरफ से यह आपत्ति कही गई है। कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है और कहा कि इतिहास से भागना चाहती है कांग्रेस। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अभी भी वार पलटवार का दौर जारी है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार ने उद्योग लगाने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। सब्सिडी, ब्याज और जीएसटी की प्रोत्साहन राशि को दोगुना करने की बात भी कही जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनावी साल में सीएम नीतीश की सौगात का सिलसिला भी जारी है। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सीएम नीतीश ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बड़ा ऐलान किया। शनिवार को सोशल मीडिया पर लिखा, उद्योग लगाने और स्वरोजगार करने वालों को बिहार सरकार फ्री में जमीन उपलब्ध करवाएगी। लगाने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी और इसके अंतर्गत कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी तथा जीएसटी के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा। नीतीश सरकार की पहल का उद्देश्य है कि बिहार में उद्योग को और ज्यादा बढ़ावा मिले। ये निकम्मी नकारा खटारा सरकार की विदाई का समय आ गया तो ताबड़तोड़ घोषणा की जा रही है। रोजगार देंगे, ये सरासर बिहार की जनता के साथ छलावा है। यहाँ नौकरियां और रोजगार की भरमार हो गई है, साथ ही औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। युवाओं को कुशल, दक्ष और आत्मनिर्भर बनाने की ओर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 20 से 25 वाले रोड मैप के कार्यकाल में युवाओं के लिए घोषणा किया कि 10 लाख हम नौकरी और रोजगार देंगे, उसको 100% उन्होंने कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि चुनावी साल में उद्यमियों को दी गई ये सौगात कितनी कारगर साबित होती है। पटना संवाददाता संजय कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो बिहार में उद्योग को बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार का अब आप ये मास्टर प्लान समझ लीजिए। देखिए, उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को आर्थिक पैकेज, कैपिटल सब्सिडी की प्रोत्साहन राशि दोगुनी की जाएगी, ये ऐलान किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि ब्याज और जीएसटी की प्रोत्साहन राशि दोगुनी कर दी जाएगी। साथ ही साथ बिहार में उद्योग को बढ़ाने के लिए यह भी कहा जा रहा है कि उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी। रोजगार देने वाले उद्योग को मुफ्त में सरकार जमीन देगी। उद्योग के लिए आवंटित भूमि से संबंधित विवाद भी खत्म कराए जाएंगे। इसके साथ ही बिहार में उद्योग को लेकर सारी सुविधाएं 6 महीने में कर दी जाएंगी, ये कहा जा रहा है। राज्य में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को सरकार की तरफ से मदद किया जाएगा। उद्योग प्रोत्साहन योजना की वजह अब आप समझिए। देखिए, नीतीश कुमार के शासन में बिहार में बहुत काम हुए हैं। बिहार का उद्योग के लिए आधारभूत ढांचा तैयार हुआ, बिजली, सड़क, पानी की समुचित व्यवस्था की गई। ये मूल समस्याएं जो थी उसे दूर किया गया और ये सभी सुविधाएं लोगों को दी गई हैं। उद्योग प्रोत्साहन योजना की वजह यह है कि अभी भी बिहार में उद्योग की कमी है। कारखानों की कमी हो जाने की वजह से लोगों को काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार में अगर उद्योग लगते हैं तो रोजगार के अवसर ज्यादा बढ़ेंगे और जो बिहार के लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं उन्हें बिहार में ही रोजगार मिल जाएगा और यही लक्ष्य सरकार का है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं को साधने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। सीएम नीतीश कुमार ने 50 लाख नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अगले 5 साल में सीएम नीतीश कुमार ने इस टारगेट को दोगुना यानी कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का ऐलान कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में नौकरी की बहार है, नीतीश सरकार है, ये नारा बार बार बिहार एनडीए के नेता दोहरा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय पार्ट 2 के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। शनिवार को सीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर बताया, बिहार के युवाओं को आदरणीय नीतीश कुमार जी पर विश्वास है। आदरणीय नीतीश कुमार जी जो कहते हैं उसे पूरा करके दिखाते। हम जो कहते हैं वह करते हैं। डबल इंजन की सरकार का यह वादा है कि जो जो वादा करेंगे पूरा करेंगे। 50 लाख नौकरी और रोजगार का वादा हमने किया था, उसको पूरा किया। 50 लाख का टारगेट पूरा करने के बाद सीएम नीतीश ने 2030 तक इस लक्ष्य को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन विपक्ष सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहा है। 50 लाख नौकरी और रोजगार का हिसाब भी मांगा जा रहा है। लंबे अरसे तक मोदी जी के साथ गठबंधन में रहने के कारण अब नीतीश कुमार जी को भी फेंकने की आदत लग गई है। 50 लाख को रोजगार दे दिया, कहां है वो 50 लाख? जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव के पहले लोगों से कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। केंद्र की मोदी सरकार के साथ मिलकर बिहार में विकास की बात सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं। अब सरकार की नजर इस आंकड़े को दोगुना करने पर है। देखना होगा चुनावी साल में इससे सरकार को कितना फायदा होता है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब आपको नीतीश कुमार का रोजगार वाला दांव समझाते हैं। अगर हम एक एक करके बात करें तो 2020 में बिहार में नौकरी रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा था और देखिए 2025 इस चुनाव में भी नौकरी रोजगार की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। नीतीश सरकार रोजगार को लेकर क्या कुछ कर रही है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो 2020 में 7 निश्चय पार्ट 2 में नीतीश कुमार ने वादा किया था कि नौकरी 10 लाख देंगे और रोजगार 10 लाख दिया जाएगा। इसके साथ ही इसके बाद में 7 निश्चय पार्ट 2 में नौकरी रोजगार का लक्ष्य बढ़ा दिया गया। नौकरी 12 लाख और रोजगार 38 लाख देने का वादा सरकार ने किया। नीतीश सरकार ने 50 लाख नौकरी और रोजगार का लक्ष्य पूरा कर लिया है, ये सरकार ने बताया है। तो नीतीश सरकार की तरफ से अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य भी रखा गया है। मतलब 25 से 30 के बीच में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो 50 लाख दिया और 1 करोड़ और देंगे। समझिए कैसे पूरा होगा 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य। तो निजी औद्योगिक क्षेत्र में अवसर पैदा किए जाएंगे।
रोजगार सृजन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन होगा। रोजगार के लिए युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौशल विकास के लिए कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, यानी कि वैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाएंगे जिसमें से युवाओं को जोड़ा जाएगा और उसके बाद उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि सभा के जरिए रामगढ़ के पैतृक गांव नेमरा में अंतिम विदाई दी जा रही है। झारखंड के साथ ही पूरे देश से वीवीआईपी यहां जुटे और शिबू सोरेन को नमन किया। इसी के साथ संस्कार भोज में शिबू सोरेन के पसंदीदा व्यंजन परोसे जा रहे हैं। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट। आदिवासियों के सर्वमान्य नेता दिशोम गुरु को श्राद्ध कर्म और संस्कार भोज के जरिए अंतिम विदाई दी जा रही है। रामगढ़ के नेमरा में दिशोम गुरु को अंतिम विदाई के लिए लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। क्या वीआईपी, क्या आम जनता, हर कोई शिबू सोरेन की यादों को संजोए पहुंच रहा है। मेहमानों के लिए 5 बड़े जर्मन हैंगर लगाए गए हैं। शिबू सोरेन की श्रद्धांजलि सभा में देश भर से कई राजनीतिक दिग्गज पहुंचे। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के साथ योग गुरु बाबा रामदेव शामिल रहे। सभी दिग्गजों ने शिबू सोरेन को याद किया। भगवान बिरसा मुंडा के बाद सचमुच यदि कोई योद्धा आदिवासी समाज में पैदा हुआ तो उसका नाम था दिशोम गुरु शिबू सोरेन। शिबू सोरेन के संस्कार भोज में उनके पसंदीदा व्यंजन की याद ताजा की जा रही है। भोज में मीट मछली समेत 12 तरह के व्यंजन लोगों के थाली में परोसे जा रहे हैं, जिसे बनाने में 1400 कारीगर की टीम जुटी हुई है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन जैसा नेता एक युग में एक ही बार पैदा लेता है। आजीवन संघर्ष, त्याग, आदिवासियों की बेहतरी के लिए काम करने वाले शिबू सोरेन के जाने से आदिवासी जगत और राजनीति में जो शून्यता आई है उसे भरना असंभव है। अगर उनके बताए गए राह पर आज के राजनेता चलने की कोशिश भी करें तो बड़ा लक्ष्य भी आसानी से पा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जावेद खान के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।